हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। सिर्फ एक दो मंत्रों में आपको उसका मेंशन जरूर मिलेगा। दोस्तों, सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सो हमने सोचा कि शास्त्रों की सहायता लेकर कुछ नए आयाम खोजे जाएं जिससे इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नई रोशनी पड़े। दोस्तों, ये सब्जेक्ट है वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में अभी तक हमारे जितने रिसर्चर हुए वो एक मत नहीं बना सके। कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी से कोई भी नहीं बता पाया कि एक्चुअल में रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, रेट्रोग्रेशन से कौन से इफेक्ट निकल कर आते हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, सो हमने भी सोचा कि हम कुछ शास्त्रों के माध्यम से नया लेकर आए, और वो जो नया निकला वो दोस्तों आज एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आगे से रेट्रोग्रेशन को समझना कैसे है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और वक्री ग्रह। दोस्तों, जो शास्त्रों में यानी कि वैदिक शास्त्र जो है हमारा ज्योतिष का बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो महर्षि पराशर द्वारा लिखा गया है, उसमें दोस्तों आपको चैप्टर 21 में यह मंत्र मिलेगा, वक्रानुवक्रा विकला मंदा मंद तरा समा चरा चा अति चरा चेती ग्रहाना मत्या मति। ये दोस्तों, ये जो मंत्र है, इस मंत्र से हमें सबसे पहले पता लगा कि क्या ये जिसके बारे में कहा जाता है रेट्रोग्रेशन है या वक्री है। मगर दोस्तों, यहां पर अब आप देखिए कि ये वक्री नहीं है। जो ऋषियों ने इसके बारे में कहा वो है वक्र, और इसी पे हम आज की प्रेजेंटेशन अपनी बेस करेंगे। अब आप देखिए कि यहां से निकल कर क्या आता है। द संस्कृत मेन नेम मेंशन्ड इन टेक्स्ट फॉर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इज वक्र। इट इज नॉट वक्री। वक्र मीन्स कर्व। कर्व का मतलब होता है जो हमारे वृत्त का या सर्कल का, जिसको हम छोटे से छोटा पार्ट कहते हैं, वो कर्व होती है। When curves are used, many a times twisting can take place. अब इसको थोड़ा सा अगर कर्व को हम आगे बढ़ाएं तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्विस्टिंग है या कर्विंग है या ट्विस्टिंग है। और नेगेटिव सेंस में अगर वक्र को लिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि डिसऑनेस्ट। बट इट इज नॉट एट ऑल रिवर्स मोशन एज टोल्ड बाय द वर्ड रेट्रोग्रेशन। अब आप दोस्तों देखिए, यहां पर कहीं भी शास्त्रों में रिवर्स मोशन के बारे में नहीं बोला गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेनेट का मोशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इट इज वेस्टर्न थॉट बट इट इज नॉट एज पर वैदिक शास्त्रास। इसके बारे में हालांकि कुछ रिसर्चर्स के डिफरेंट मत हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बट दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि ये जो वक्र है, वक्र तो कर्व हुआ। अगर ये कर्व हुआ तो रेट्रोग्रेशन कहां से आ गई, यानी कि इसको रिवर्स मोशन कहां से ले लिया गया। वक्र रेखा, अब जैसे और आगे चलते हैं, वक्र रेखा देखिए दो तरह की रेखा होती है। एक सिंपल रेखा होती है जिसको सरल रेखा बोला जाता है, और एक वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है? जिसमें कर्व आ जाए। और वक्रासन इन योगा मींस ट्विस्टिंग द बॉडी फ्रॉम बैक टू फ्रंट इज डन, जिसमें ट्विस्टिंग की जाती है बॉडी को, ताकि बॉडी को, यूजुअली दिस आसना इज डन टू स्ट्रेंथन द स्पाइन एंड मेक इट फ्लेक्सिबल। इससे क्या होता है? बॉडी स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और जो शरीर के जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, और वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चीज यहां पर निकल कर आई कि पहली बात तो इसको वक्री मत कहा जाए। ये असल वर्ड इसका है वक्र। वक्र प्लैनेट्स है ये। और रेट्रोग्रेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि वेदर दिस इज रेट्रोग्रेशन और नॉट। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं इस चीज को और ऐड करना चाहूंगा। अब आप देखिए रेट्रोग्रेड। अब क्या ये जो प्लेनेट वक्र होता है यानी कि जो इसका कर्वेचर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, क्या उसके साथ रेट्रोग्रेड का मतलब है कि उसका ग्रेड क्या कम हो गया? बट इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस। क्योंकि उसकी तो स्ट्रेंथ दोस्तों बढ़ी। क्योंकि अगर हम वक्रासन करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है। और कहीं ना कहीं ऋषि भी हमें यही समझाना चाहते थे कि वक्र प्लेनेट से कि प्लेनेट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब वो चीजें कैसे हैपन होती हैं, क्या होगा, ये वीडियो की प्रेजेंटेशन में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब आप इस चीज को देखिए, ये एक मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए ये सूर्य है। अब जो सूर्य है ये, अब हम धरती पर बैठे, धरती को हमने एक सीधी सरल रेखा में आपको समझाने का प्रयास किया है कि दिस इज अवर नेटिव अर्थ। अब ये जो फर्स्ट आपके लिए ये जो लाइन है जिसको हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, ये क्या है दोस्तों? ये है आपका प्लैनेट्स का जो नॉर्मल एक्सिस होता है, जिस पे प्लैनेट्स नॉर्मली जो एलिप्टिकल पाथ प्लैनेट्स लेते हैं, ये उसको हमने शो करने का प्रयास किया है कि ये जो नॉर्मल एक्सिस है। मगर जब प्लैनेट वक्र होगा यानी कि उसका कर्वेचर दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब जब उसका कर्वेचर बढ़ गया तो अब आप देख सकते हो कि उसको हमने वक्री प्लैनेट के एक्सिस से शो करने का प्रयास किया। ये जो ऊपर का है ये वक्री प्लैनेट का एक्सिस है। अब आप यहां पर देखिए, अब नॉर्मल प्लैनेट जो होता है दोस्तों वो कहां पर होता है? वो नॉर्मल प्लैनेट ये डॉटेड एक्सिस पर होता है। जब प्लैनेट वक्र हो जाए या जिसको इंग्लिश में, अभी तक तो मैं उसको रेट्रोग्रेड ही बोलूंगा, यानी कि रेट्रोग्रेशन में चला जाए, तो उसका जो कर्वेचर है दोस्तों वो कर्वेचर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो प्लेनेट यहां पर आ जाए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेनेट सूर्य से दूर चला गया। अब दोस्तों कोई भी प्लेनेट जब सूर्य से दूर चला जाएगा तो उसके रिजल्ट्स, उसकी जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो उसके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसके अंदर संभावनाएं पड़ी हैं, वो उसके हिसाब से ही उसके कैरेक्टर्स बनेंगे। अब आप देखिए जहां पर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया आपको कि जो मेलेफिक सेचन है, मेलेफिक सेचन बिकम्स लेस मेलेफिक एज इट इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ, सो इट इज गुड। अब आप यहां पर देखिए, अगर शनि महाराज नॉर्मल एक्सिस पर होते, नॉर्मल एलिप्टिकल पाथ पर होते, तो वो धरती के कहीं ना कहीं करीब होते। जब धरती के वो करीब होते तो नेचुरल बात है कि उनके जो भी कारकत्व है, जो भी उन्होंने अपने रियल इफेक्ट्स देने थे, तो वो धरती के नजदीक रहकर देते, तो वो इफेक्ट थोड़े से ज्यादा होते, थोड़े से ज्यादा क्रूर होते, थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होते। मगर जब कर्वेचर बढ़ गया, प्लेनेट वक्री हो गया, तो यहां पर धरती से उसका डिस्टेंस भी बढ़ गया। सो उसके जो मेलेफिक इफेक्ट्स हैं दोस्तों वो कम हो गए। सो ये कहा जा सकता है कि जब भी प्लेनेट वक्र होगा तो जो बुरे प्लैनेट्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, या उसको इनडायरेक्ट वे पर ऐसे समझाया जा सकता है कि वो प्लैनेट्स अच्छा इफेक्ट देंगे, यानी कि कम बुरा इफेक्ट देंगे। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा प्लैनेट क्या है? दूसरा प्लैनेट मैंने एग्जांपल के तौर पर जुपिटर को लिया, जिसको हमेशा बेनिफिक और सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है। अब बेनिफिक जुपिटर बिकम्स लेस बेनिफिक एज इट गोज अवे फ्रॉम द सन, सो इट इज नॉट गुड। अब आप यहां पर इसको समझिए, अगर जुपिटर यहां पर होता तो दोस्तों धरती के करीब होता। अब जब करीब होता तो उसके
अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा मिलते। अब वो धरती से दूर चला गया तो उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं दूर से मिलेंगे, यानी कि कम मिलेंगे हमें। और जब हमें अच्छे रिजल्ट्स कम मिलेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये प्लेनेट अब कम अच्छा है, या इनडायरेक्टली ऐसे समझे कि अब ये बुरा हो गया। दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों अवस्थाओं में एक चीज तो देखिए सीधी निकल कर आई कि प्लेनेट की स्ट्रेंथ वक्र होने से, यानी कि उसका कर्वेचर बढ़ने से उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ बढ़ी, इंक्रीज हुई, क्योंकि वो सूर्य से दूर चला गया। अब सूर्य से दूर जाएगा तो धरती के तो उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा। इस चीज को समझने की जरूरत थी, वो मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहता था, और आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से समझ गए हो। अब चलते हैं आगे, जिसको हम मतलब थोड़ा सा एकेडमिक जो लोग सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, ये उनके लिए मटेरियल है, जिसमें यह बताया गया है जो नॉर्मल आर्क डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। अब आप देखिए मार्स का आर्क डिफरेंस है, दैट इज 164 टू 196 डिग्रीज, ये सूर्य से दूर रहता है। जब ये वक्र होगा दोस्तों, अब यहां पर अब आप देखिए 164 से 196 डिग्री, यानी कि नॉर्मल में 164, अब वो वक्री होगा तो 164 से बढ़कर 196 तक जा सकता है। वीनस यानी कि शुक्र महाराज 163 से 197 डिग्री तक दूर जा सकते हैं। मरकरी 144 से 216 डिग्री आगे जा सकता है। जुपिटर 130 टू 230 डिग्री, अब आप देखिए यहां पर डिस्टेंस 100 डिग्री का हो जाता है। और सैटर्न ये इससे भी ज्यादा 115 टू 245 डिग्रीज, यहां पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो 130 डिग्रीज तक का जो वक्र है, यानी कि जो कर्वेचर है दोस्तों, वो बढ़ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम कैसे दशा पीरियड में लेंगे, कैसे काल की दृष्टि से देखेंगे, ये भी अब आप समझिए। Saturn retrogrades for 140 days and remains stationary 5 days before and after। अब आप देखिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है रेट्रोग्रेशन का या वक्र होने का, क्योंकि एकदम से तो चीज वक्र नहीं ना हो सकती। प्लेनेट चलेगा तो धीरे धीरे ही अपने मैक्सिमम जिसको हम कर्वेचर है वहां तक पहुंचेगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और समटाइम्स क्या होता है कि प्लेनेट बीच में कुछ पीरियड के लिए स्टेशनरी भी हो जाता है, यानी कि लगता है कि वो रुक गया। और हालांकि आप इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि रेट्रोग्रेशन ये रियल चीज नहीं है, ये एक अपीयर होती हुई चीज है। सिर्फ क्या है कि उसका कर्वेचर बढ़ा। जब ये प्लेनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 140 दिन के लिए, और ये 5 दिन पहले और बाद में स्टेशनरी हो सकता है। आगे चले, जुपिटर दोस्तों रेट्रोग्रेड होगा फॉर 120 डेज एंड इट विल रिमेन स्टेशनरी 5 days before and after. Mars is going to be retrograde for 80 days and will be stationary 3 days to 4 days before and after. पहले और बाद। Venus will be retrograde for 42 days and is stationary approximately 2 days before and after. Mercury will be retrograde for 24 days and will be stationary 1 day before and after. अब आप देखिए, ये प्लेनेट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आप जानते हैं कि टाइम और दशा भी उसी के हिसाब से बनती है। आगे का क्या मतलब हमने बताने का आपको प्रयास किया। द मोटिव ऑफ वक्र प्लैनेट्स इज टू बी फ्लेक्सिबल, टू ट्विस्ट थिंग्स अराउंड, टू मेक देम अनक्लियर, टू गिव indifferent and indirect expression. What is the meaning of this? अब आप देखिए, कर्वेचर जब दोस्तों बढ़ गया, प्लेनेट किसी भी तरीके से वो वक्र हो गया। अब जब प्लेनेट वक्र हो गया तब आप देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले तो क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो चीजों को ट्विस्ट करना शुरू कर देगा। इट विल ट्विस्ट थिंग्स अराउंड to make them unclear, to give indifferent and indirect expression. अब क्या है दोस्तों, ये कोई रेट्रोग्रेशन नहीं होती, यहां पर क्या होता है, इनडिफरेंट या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, प्लेनेट का जो एक्सप्रेशन था, जो नॉर्मल में बिल्कुल सीधा था, अब वो इनडायरेक्ट हो गया या इनडिफरेंट हो गया। तो ये वक्र का मीनिंग हुआ। आगे चलते हैं।
In this process, they strengthen themselves and flexibly adapt themselves to different results. देखिए, वो अपने आप को मजबूत भी करते हैं, जैसे कि आपने वो छोटी सी पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, जैसे कि ये एक वक्र आसन हो रहा हो। ऑन द नेगेटिव साइड, दे कैन बी डिसऑनेस्ट, crooked thinkers who can twist things around. देखिए, यहां पर जो प्लेनेट का एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि प्लेनेट के जो कैरेक्टर्स ऋषियों द्वारा दिए गए, आपको उसके माध्यम से उसको समझना होगा कि वो जो प्लेनेट का एक्सप्रेशन है। देखिए, प्लेनेट में अच्छे बुरे इफेक्ट दोनों पड़े। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा उसको लेने में समर्थ है, आप कितने कैपेबल हैं उसके रिजल्ट्स लेने में। और जब प्लेनेट नेगेटिव साइड पर जाएगा तो वो, जैसे कि वक्र का मैंने पिछली स्लाइड में आपको मतलब समझाया था, कि वो नेगेटिव होने पर डिसऑनेस्ट हो सकता है, क्रुक्ड थिंकर हो सकता है और जो चीजों को उलट पुलट करेगा, हु कैन ट्विस्ट थिंग्स अराउंड। दीज वक्र और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैन इम्पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। दोस्तों, ये तो एक सीधा सा फंडा है कि कोई भी प्लैनेट, वो चाहे वक्र है और चाहे वक्र नहीं है, सरल है, जो सरल यानी कि सिंपल मोशन में चल रहा है, दोनों प्लैनेट्स दोस्तों अच्छा और बुरा तो इफेक्ट देंगे ही देंगे, बट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन गुड और बैड फेज फॉर द नेटिव्स बेस्ड ऑन देयर फ्री विल। अब दोस्तों, ये पॉइंट यहां पर एक बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। वो क्या है, अब आप इसको समझिए। हर प्लैनेट, वो चाहे सिंपल मोशन में है या वक्र मोशन में है, दोस्तों अच्छे और बुरे प्रभाव तो वो देगा। अब उसके अच्छे और बुरे प्रभाव हम इंसान कैसे ले सकते हैं? अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जुपिटर के पास दोस्तों ज्ञान तो सारा पड़ा, 1000 तरह की नॉलेज उसके पास पड़ी है, मगर अब वो 1000 तरह की नॉलेज हर इंसान के अंदर तो नहीं आएगी। जो वो सिलेक्टिव प्रोसेस है, जो वो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, ये हम ह्यूमंस को परमात्मा ने दिया है। यानी कि हम कितने रिसेप्टिव होते हैं, कितने हम उसको एक्सेप्ट करने में समर्थ होते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो हमेशा से कहा जाता है कि इंसानों को फ्री विल दी गई, दोस्तों एक्चुअल में दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री विल। ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस है कि हम उसके कैरेक्टर्स में से, जुपिटर के 1000, 1200, 1500 जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके कैरेक्टर्स में से हम कितने लेने में समर्थ होते हैं और कितने लेना चाहते हैं, सिलेक्टिव होकर कितने लेना चाहते, ये उस पर भी दोस्तों डिपेंड करेगा। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। राहु एंड केतु, द इमेजिनरी नोड्स ऑफ द मून आर डिस्क्राइब्ड एज रिवर्स मोशन प्लैनेट्स। दोस्तों, राहु और केतु ये हमेशा, ये अब यहां पर देखिए, जो मैं आपको पहले समझाना चाहता था कि ये रिवर्स मोशन है, इट इज नॉट रेट्रोग्रेड मोशन। रिवर्स मोशन तो है। देखिए, एक मोशन है जो हम एक तरफ को चलते हैं यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो दोस्तों बिल्कुल मानने वाली बात, मगर मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ आई कि वेस्टर्न थिंकर्स ने रेट्रोग्रेड क्यों कह दिया उसको। हाँ, रिवर्स मोशन प्लैनेट कहते तो ये बात यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने वाली थी, बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ सकता था। बट जब रेट्रोग्रेड कह दिया, हालांकि अब दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रडिक्शन बनती है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर ऑलवेज स्ट्रांग। पहले तो आप उसको रेट्रोग्रेड कह रहे हो कि यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो स्ट्रांग है। तो इसको अगर सीधी भाषा में कहा जाता कि ये रिवर्स मोशन प्लैनेट्स हैं, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा सही होता। Rahu and Ketu, the imaginary nodes of the moon, are described as reverse motion planets, so they can be called retro-motioned planets. But still, they cannot be termed as retrograde because they are not inferior in degrees of strength. So this terminology needs to be changed. दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये मैं आशा करता हूं कि ये थॉट प्रोसेस आगे कैरी करेगा और आगे आप भी रेट्रोग्रेड की बजाय टर्मिनोलॉजी बदल के या तो इसको
रिवर्स मोशन प्लैनेट बोलोगे, ताकि लोगों को आसानी से चीजें समझ आ सके। आगे चलते हैं। राहु एंड केतु एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल इन ए कंप्लीटली indifferent manner and can be astonishingly innovative and make humans capable of achieving so much heights that they never thought of। अब आप देखिए, जब भी कोई प्लेनेट दोस्तों वक्री होगा, अब आप समझ चुके हैं कि उसका कर्वेचर बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो दोस्तों राहु एंड केतु ये तो है ही हमेशा वक्र प्लैनेट्स, ये तो हमेशा ही रिवर्स मोशन में चलते हैं और वक्र मोशन में चलते हैं। सो इनकी स्ट्रेंथ तो हमेशा दोस्तों नॉर्मल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगी। दैट इज वाई किसी के भी हॉरोस्कोप का जो राहु केतु एक्सिस है दोस्तों, इसी वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी एक्सिस बनता है, और वो जो रिजल्ट्स देंगे वो इतने रिजल्ट्स देने में कैपेबल होंगे जो नॉर्मल इंसान उसको सोच भी नहीं पाएगा। Rahu and Ketu with their reverse motion can actually express the extent of moon's imagination, which can in turn become the sole reason of one's transformation in this life। अब दोस्तों मेरी पिछली वीडियोस जो थी, जिसमें हमने आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी राहु केतु के एक्सिस के द्वारा समझाने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं वो हमारी डॉक्ट्राइन, वो हमारी फिलॉसफी, वो हमारा थॉट प्रोसेस इस चीज को ऑथेंटिकेट करता है कि Rahu and Ketu with their reverse motion can actually express the extent of moon's imagination। अब आप देखिए दोस्तों, राहु केतु हमने पिछली वीडियोस में आपको क्या समझाया था, यही समझाया था कि राहु एंड केतु जो इमेजिनरी नोड्स हैं, दे आर मून्स प्रोजेक्शन, ये आपके मन की प्रोजेक्शन है। राहु आउटवर्ड प्रोजेक्शन है और केतु इनवर्ड प्रोजेक्शन है, which can in turn become the sole reason of one's transformation in this life। दोस्तों ये तो आप क्लियरली अब मेरी वीडियोस के द्वारा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं कि चंद्रमा ही आपका कारक है, आपकी साइकोलॉजी का कारक है, आपके जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। मगर चंद्रमा भी अकेला दोस्तों कारक नहीं है, वो कारक बनेगा राहु केतु के साथ मिलकर। राहु केतु के साथ मिलकर ये जो एनर्जी एक्सिस बनता है, इसके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी की भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो पॉसिबल है। अब आगे चलते हैं। सन एंड मून नेवर टेक्स रिवर्स मोशन एंड एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल बीइंग द रूलर ऑफ डे एंड नाइट। अब आप देखिए दोस्तों, ऋषियों ने सूर्य को और चंद्रमा को हर तरह के दोष से मुक्त रखा, क्योंकि सूर्य दोस्तों जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष की ज्योति जिसके बारे में कहा जाता है, दैट इज सन। अब सन जो है, जो वो है ही ज्योति, जो आपकी आत्मा के माध्यम से आपके शरीर में आई है, और मून सूर्य की ज्योति को लेता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है। जो सूर्य की ज्योति दिन के समय, क्योंकि सूर्य दिन का रूलर है और चंद्रमा रात का रूलर है, और इसी वजह से ये 24 घंटे, जिसको दिन और रात अहर्निश बोला जाता है, ठीक है, दिन और रात जो ये टाइम चक्र है, ये सूर्य और चंद्र के माध्यम से चलता है। मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न आर अदर इल्यूमिनेटिंग बॉडीज। ये दोस्तों जो 5 प्लैनेट्स हैं, ये दूसरे थोड़ा सा प्रकाश रखने वाले प्लैनेट्स हैं, which expresses their potential by providing human beings with 5 material elements with which we all are made of। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि we are made of 5 elements। 5 महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। हमारा शरीर क्या दोस्तों, पूरी प्रकृति का जो बनने का प्रोसेस है वो इन 5 महाभूतों से ही है। और ये 5 महाभूत कहीं ना कहीं ये ही 5 ग्रह हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। ये अलग अलग 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं। सो हमारी इस प्रेजेंटेशन का दोस्तों हर चीज वैदिक है, हर चीज शास्त्रों के साथ है, शास्त्रों से ही एक्चुअली हम लोग चलते हैं। These five elements expresses as giver and controller of material things, which becomes the actual reality of life existence। अब आप देखिए दोस्तों, अब मेटीरियल क्या होता है इस चीज को आप समझिए। हम हमेशा बात करते हैं जी, एक आदमी मेटीरियलिस्टिक है, दूसरा स्पिरिचुअलिस्टिक है।
दोस्तों ये जो दुनिया आप देखते हो, सृष्टि आप देखते हो, इट इज मटेरियल। ये ही पदार्थ है। जब ये हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी बनती है, ये ही हमारा शरीर है, ये ही मटेरियल एग्जिस्टेंस है हमारी। और ये जो 5 प्लैनेट्स हैं, जो 5 महाभूतों को सिंबलाइज करते हैं या देते हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज गिवर्स। और ये साथ में आपकी मटेरियल इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज यहां पर अब मैं आपको क्लियरली समझा दूं, कोई भी प्लेनेट अपने आप से कोई रिजल्ट नहीं देता। हां, वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करता है, मगर हम उससे कितना लेते हैं, कितना ले सकते हैं, या कितना लेने की हमें इच्छा होती है, ये दोस्तों इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो आप देखिए हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स को डिग्रीज दी गई है। डिग्रीज देने का दोस्तों मतलब ही यही था ऋषियों का, कि उससे ये समझ आ जाए कि उस प्लैनेट से हम इतने % चीजें लेने में सक्षम हैं। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत रेवलेशन निकल कर आती है जब हम इस तरीके से ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लासिक से दैट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर स्ट्रांग। ये दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया और आप इस चीज को समझते भी हैं, और ये बात शास्त्रोक्त है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लासिक से दैट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर स्ट्रांग। The expression or the quality of the planet changes when its motion changes. अब देखिए, जो वो उसका एक्सप्रेशन है, जो क्वालिटी है, वो किस चीज से चेंज होती है? वो उसके मोशन से चेंज होती है। जब उसका मोशन लीनियर के बजाय, यानी कि सरल के बजाय वक्र हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कर्वी हो जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। Retrograde planets are either closest to Earth or move away because of their curvy path. अब आप ये चीज देखिए कि अब इनका जो अच्छा बुरा होना है बिकॉज ऑफ देयर कर्वी पाथ। अब जो कर्व है, कर्वेचर है दोस्तों, बढ़ने से ही इसकी स्ट्रेंथ कमती या बढ़ती होती है। बट वन थिंग इज सर्टन, दैट देयर इंपैक्ट ऑन द इंडिविजुअल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तो दोस्तों मानना पड़ेगा कि जब भी प्लेनेट वक्र होगा, रिवर्स मोशन में जाएगा, उसका कर्वेचर बढ़ेगा, तो जो उसका इंपैक्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। सो रेट्रोग्रेशन कैन एक्सप्रेस इट्स पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द नेटल चार्ट एंड इन ट्रांजिट। बट दोस्तों ये एक सच्चाई की बात, यहां पर अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स की बात बता दूं कि 2 तरह की रेट्रोग्रेशन या रिवर्स मोशन या वक्रता पॉसिबल है। वो क्या है? एक होता है दोस्तों आपका इंडिविजुअल चार्ट, जिसको हम अपना नेटल चार्ट कहते हैं। दूसरा है पूरी दुनिया का चार्ट। एक तो होगी आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, एक होगी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसमें पूरी दुनिया आ गई, पूरी गैलेक्सीज आ गई, सन, मून। ये एक गैलेक्सी नहीं, मैं सारी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी दोस्तों, वहां पर भी वक्रता होती है। अब जो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वक्रता आती है दोस्तों, उसका इफेक्ट भी हमारे चार्ट पर आता है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिट में। और वो जो ट्रांजिट का इंपैक्ट है वो कैसे होगा, और जो चार्ट की वक्रता का इफेक्ट है वो कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं। Natives having retrograde planets usually find it difficult to control the energy expression of that planet. अब आप देखिए, यहां पर नेटल चार्ट की बात हो रही है। Natives having the retrograde planet usually find it difficult to control the energy expression of that planet. अब जब किसी के चार्ट में, किसी के नेटल चार्ट में प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो दोस्तों उसको डिफिकल्टी आती है उस प्लेनेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि उसका कर्वेचर बढ़ गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसी वजह से आप देखिए कुछ रिवर्स रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ एस्टोनिशिंगली रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? देखिए, वो ही जुपिटर जो आपको ज्ञान देने में सक्षम है, वो ही आपकी थिंकिंग को ट्विस्ट अराउंड कर देगा, यानी कि आप दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर दोगे। दे आइदर ओवर एक्सप्रेस और बीइंग इन डिनायल ऑफ देयर पॉजिटिव क्वालिटीज। अब आप देखिए वक्रता से क्या हो सकता है, या तो वो अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करेंगे, या इवन
डिनायल, यानी कि बिल्कुल नेगेट कर देंगे अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज में। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस वक्रता, दिस रेट्रोग्रेशन या रिवर्स मोशन और द इंक्रीज ऑफ कर्वेचर. So, effort should be made to know the actual energy potential of that planet and its motive in life. दोस्तों, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का मोटिव भी यही है, प्लैनेट्स का जो एक्सप्रेशन है उसका मोटिव भी वही है, मगर हमें हमारा मोटिव क्या है कि हमें ये पोटेंशियल को जानना है, इस एनर्जी को जानना है कि ये एनर्जी, ये पोटेंशियल हमारे लाइफ में कितना प्रभाव डालने में सक्षम है। यही ज्योतिष है दोस्तों। जब हम किसी प्लेनेट का एक्सप्रेशन या जो एनर्जी हमें प्लेनेट से मिलती है वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है, इसी को जानना ही ज्योतिष है। और ज्योतिष दोस्तों, मैं हमेशा से जो कहता हूं कि ज्योतिष इज नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज ए स्पिरिचुअल साइंस। आपको सिर्फ एनर्जी लेवल्स को समझना है। एनर्जी लेवल्स को समझा, एनर्जी के मोटिव को समझा, एनर्जी की डायरेक्शन को समझा, दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल ज्योतिष। वक्री प्लैनेट्स इन ट्रांजिट कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन वेदर वी हैव देम इन आवर चार्ट और नॉट। अब आप देखिए, वक्री प्लैनेट्स इन ट्रांजिट, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, जो ग्रह अपने आप वक्री हो जाते हैं। वक्री प्लैनेट्स इन ट्रांजिट, जब भी ट्रांजिट में ग्रह वक्री होगा दोस्तों, उसका इफेक्ट तो हर इंसान के ऊपर पड़ेगा। एक है आपका इंडिविजुअल चार्ट, जहां पर प्लैनेट वक्री होते हैं, वो रिजल्ट्स डिफरेंट डालेंगे। अब जब एक मेन प्लैनेट ही जुपिटर, शनि, वो आसमान में ही वक्री हो गया, तो उसका इफेक्ट तो दोस्तों हर इंसान के ऊपर आएगा, पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर आएगा। Very knowledgeable positive persons can suddenly change and become negative seers under the influence of वक्री जुपिटर। ये तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए था कि जब भी प्लेनेट अच्छा या बुरा अपना कर्वेचर बढ़ाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसके अंदर जो क्वालिटी पड़ी थी, उसके हिसाब से वो अपने इंपैक्ट डालेगा। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छा प्लेनेट आप जानते हैं अच्छा रिजल्ट देता है, बुरा प्लेनेट दोस्तों आप जानते हैं बुरा प्लेनेट देता है। मगर ज्योतिष में भी दोस्तों वो सिद्धांत है कि जिसको हम बैड प्लेनेट कहते हैं, अगर वो बैड हाउस में आ गया तो वो कंपेल होता है अच्छे रिजल्ट्स देने को। दोस्तों इसलिए, हालांकि मैं तो इस चीज को मानता हूं कि कोई भी ना घर बुरा है, क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाई गई कोई चीज बुरी होती नहीं। सिर्फ ये हमारे लेने की कैपेबिलिटी पर, हमारी फ्री विल पर, हमारी सिलेक्शन पर निर्भर करता है कि हम उस अच्छे प्लेनेट से अच्छाई लेते हैं, बुरे प्लेनेट से बुराई लेते हैं, या अच्छे प्लेनेट से बुराई भी लेते हैं और बुरे प्लेनेट से हम अच्छाई भी ले सकते हैं। दोस्तों ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं इसका रिमोट कंट्रोल परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। सो दोस्तों इसके साथ हम आज की वीडियो को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन आप देख लें कि कंक्लूजन से क्या निकल कर आया। We can say with clarity that वक्री planets are not always bad. इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि किसी के भी चार्ट में कोई प्लेनेट जब वक्री दिखाई देता है, यानी कि उसका मोशन वक्र हो जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, तो वो हमेशा बुरा नहीं होता, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इन एक्सप्रेशन। हाँ, उनका एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो we should clearly say this thing, that retrograde planets are very strong in their expression, but the good or bad expression is based on their placement in the chart, and this is the most important point कि आपको उसकी प्लेसमेंट देखनी है, किस घर में पड़ा है, किस स्ट्रेंथ में पड़ा है, और वो कितने रिजल्ट्स देने में सक्षम है, और उस प्लेनेट के एक्सप्रेशन के माध्यम से हम कितने रिजल्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों आप मेरे वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया करो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं। हम अच्छा रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और बुरा रिजल्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुड और बैड रिजल्ट्स हर प्लेनेट में होते हैं, नॉर्मल प्लेनेट में भी होते हैं और वक्र प्लेनेट में भी होते हैं।
सो दोस्तों, आई थिंक इसके साथ ये जो वक्रता का सब्जेक्ट था, वक्रता के बारे में आपको काफी क्लैरिटी से चीजें समझ आ गई होगी और इससे आपकी नॉलेज बड़ी होगी। कुछ आपकी जो विजन पर जो क्लाउडीनेस थी, जो धुंधल का था, वो कुछ कम हुआ होगा और आप आगे से स्पेशली वक्री प्लैनेट्स के बारे में या वक्र प्लैनेट्स के बारे में या रिवर्स मोशन प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी से रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।